हेलो, नमस्कार। मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं जैविक अपशिष्टों के निस्तारण के बारे में। बात करें जैविक अपशिष्टों का निस्तारण कैसे करेंगे, कौन कौन सी इनकी विधियां हैं, इसके अपशिष्ट न करने से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल अध्ययन इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। बात करा जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, तो जैविक अपशिष्ट होवे के हैं, पहले उनके बारे में अपन देखेंगे। बात करा जैविक अपशिष्ट, तो आपा कई बार गाँव के अंदर गौशाला हुए, क्यों है गाँव के अंदर गौशाला हुए, तो गौशाला के अंदर अपन देखा कि गौशाला में बहुत सारी गायां हुए। गायों को क्यों है, गोबर भी हुआ है बेटा, मूत्र भी हुआ है बेटा, मांगो रक्त भी हुआ है, क्योंकि बेटा ब्याह जद क्यों है, रक्त भी मांगो हुआ है, मड़बो भी हुआ है, अन्य प्रकार को अपशिष्ट हुआ है, बांगा बिस्तर भी हुआ है बेटा, चारों खिंडेड़ो भी हुआ है। यानी बहुत से प्रकार के क्या होते हैं, अपशिष्ट होते हैं। वो अपशिष्ट क्या होते हैं, यानी अधिक मात्रा में लंबे समय तक रहने से भूमि क्या हो जाती है, वो बंजर हो जाती है। अब उन अपशिष्टों का निस्तारण किस प्रकार करें, उनको कैसे किस हिसाब से हम मैनेज करें, ताकि प्रकृति के अंदर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव न फैले। अब बात करें आप अपशिष्टां की, तो अपशिष्टां के अंदर यानी जो भी अपशिष्ट है, वह अपशिष्ट जिया गौमूत्र है, पशु फॉर्म, पशु फॉर्म, पशु फॉर्म के अंदर क्या होगा, गोबर, मूत्र, रक्त, बिस्तर, खुर, दूध घर, यानी बहुत से प्रकार का क्या है, अपशिष्ट है, बहुत से अपशिष्ट। अब आ अपशिष्टों ये निकलेगी, आप कई बार सार्वजनिक शौचालय के अंदर जावा, या रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है बेटा, जो शौचालय बनाना है बेटा जावा, तो अपन क्यों है का एक मतलब बहुत ही विचित्र प्रकार की दुर्गंध आती है उन शौचालयों में। तो बात करा बा शौचालय के अंदर तो क्या नहीं आवे, तो बात करा बेटे अमोनिया गैस हो है, क्यों है, यानी अत्यधिक मात्रा में मूत्र इकट्ठा होने से कौन सी गैस बनती है, अमोनिया गैस बनती है। अब बाई कंडीशन अंग अंदर है, तो गौशाला के अंदर बहुत सारा अपशिष्ट हो जाए, भट्टे के निकलेगी, CO2 निकलेगी, CO2 निकलेगी, अमोनिया निकलेगी। अब CO2 इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको बोलते हैं अमोनिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया भट्टू निकली, अब निकल के कठा होगी या वातावरण के अंदर आओगी, खड़ा होगी वातावरण के अंदर आओगी। अब वातावरण में क्या है, वातावरण के अंदर है H2O, कौन सी गैस है, H2O गैस है वातावरण के अंदर। अब H2O गैस के साथ मिलेगी अमोनिया, तो क्या बनाओगी, NH3, NHCO3, ये गैस बनाती है। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी, तो यानी ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन सी गैस, हरित गृह गैस में कौन सी गैसें होती हैं, तो बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, पृथ्वी के अंदर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, तो यानी हम क्या होंगे, उनसे प्रभावित होंगे, किसी न किसी रूप में प्रभावित होंगे। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, तो उसका प्रभाव होता है, यानी जो स्किन का कैंसर है वो होने की ज्यादा संभावना रहती है। अब बात करें आपका ग्लोबल वार्मिंग क्यों है या हरित गृह प्रभाव क्यों है, तो बात करें हरित गृह प्रभाव की। देखो, हरित गृह प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हरित गृह प्रभाव के अंदर कौन सी गैसा है मुख्यतः। तो बात करें मुख्यतः गैस कौन कौन सी होती है, CO2 हो है, देन आपा बोला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन
डाई ऑक्साइड। अमोनिया है NH3, अमोनिया। NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। जलवाष्प, यह गैस मुख्यतः होती है किसके अंदर? हरित गृह प्रभाव के अंदर यह गैस होती है, जिससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। अब हरित गृह प्रभाव हो क्या है वह देखांगा। बात करा हरित गृह प्रभाव की, तो जहाँ शीत प्रदेश है बठे के वो है फसल उगाई जाए, फसल उगाई जाए तो बढ़े यानी प्रकाश तो पहुंच कौन पाए, क्योंकि बड़ा वहां पे क्या होती है? अत्यधिक मात्रा में बर्फबारी होती है, तो वहां पे क्या होता है? यानी फसल के लिए कांच के घर बनाए जाते हैं। क्या होती है? ये इस प्रकार फसल होती है। अब फसल के ऊपर क्या बनाए जाते हैं? ये फसल है, फसल के ऊपर कांच के घर बना दिए जाते हैं। क्या? फसल के ऊपर कांच के घर बना दिए जाते हैं। अब क्या होगा? सूर्य का प्रकाश, यह सूर्य है। अब सूर्य का प्रकाश आएगा इसके अंदर, इन कांच के घरों से अंदर होते हुए कहां पहुंचेगा? फसल के अंदर पहुंचेगा। अब फसल के अंदर पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होता है? वायुमंडल है। ये क्या है? वायुमंडल है। और वायुमंडल के अंदर कौन सी गैस सर्वाधिक है? CO2। कौन सी? CO2। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड। अब सूर्य को प्रकाश आ तो गयो, लेकिन पाछो के कौन करे? यानी जो ये CO2 है वो वापस जाने नहीं देता। क्या करता? ये वायुमंडल के अंदर जो CO2 गैस है ये इसको वापस जाने नहीं देता। यानी वायुमंडल के अंदर प्रकाश है, सीधी सादी भाषा में समझा तो प्रकाश आ तो गयो घर के अंदर, लेकिन प्रकाश ने जान कौन दे? जो CO2 है वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक 78% है, वह क्या करे? प्रकाश ने पाछो जान कौन दे। अब पाछो न जान देगी तो क्या होगा? यानी वहां का तापमान है वो बढ़ जाएगा। क्या होगा? तापमान है वो बढ़ जाता है। अब तापमान बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि तापमान बढ़ेगा तो अठेगो जो इन्वायरमेंट है वो क्यों हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अब वो गर्म होना ही क्यों है? ग्लोबल वार्मिंग हो। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग हो है, नुकसान क्यों है ग्लोबल वार्मिंग को? तो बात कराएंगे नुकसान की। तो मान लो जो शीत प्रदेश है बटे क्यों बर्फबारी है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो बर्फबारी क्यों होगी? यानी बर्फ क्या होगी? पिघलेगी। अब बर्फ पिघलेगी, जो आसपास के जो क्षेत्र है वो जलमग्न होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या? आसपास के हिम क्षेत्र, आसपास के हिम क्षेत्र, हिम क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। ये क्या है? इसका कुप्रभाव है। और क्या प्रभाव आएगा? यानी भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो क्या हो जाएगी? घट जाती है। क्या? भूमि की उर्वरक क्षमता घट जाती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग से ओजोन परत है उसको भी नुकसान हो रहा है। क्या? ग्लोबल वार्मिंग से ओजोन परत को भी नुकसान हो रहा है। बात करा ओजोन परत की, तो ग्लोबल वार्मिंग यानी ये गैसा बढ़ेगी, गैसा बढ़ने खातिर यानी वहां से क्या निकलती है? CO2 निकलती है। अब जैसे ही CO2 वातावरण के अंदर आएगी तो वातावरण के अंदर क्या होगा? यानी अपशिष्टान जलाऊंगा आप, अपशिष्टान जलाऊंगा, यहाँ पॉलीथीन हो है। एक मिनट, जैसे क्या होता है देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो बोलते हैं एथीन। यानी ये बहुत सारी इकाइयां मिल गए, यूनिट क्या को निर्माण करेगी? पॉलीथीन को निर्माण करेगी। अब पॉलीथीन को निर्माण करेगी।
अपन बेरो का अपन पॉलीथीन है, ये बहुत ज्यादा क्या करती है, वातावरण के अंदर प्रदूषण फैलाती है। क्या? बहुत ज्यादा मात्रा में वातावरण को प्रदूषित करती है। अब आप पॉलीथीन न जलाओगा, क्या करांगा, पॉलीथीन को जलाते हैं। पॉलीथीन को जलाने के बाद यानी इनको जलाने से क्या होता है, CFC, कौन सी, CFC। अब CFC इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ेगी तो क्या होगा, इससे किसको नुकसान होगा, O3, ओजोन को, ओजोन को नुकसान होगा। अब ओजोन में नुकसान होगा तो या ओजोन परत, कई बार पूछ लिया जाए कि ओजोन परत कौन सा मंडल में हुआ है, तो समताप मंडल में हुआ है, समताप मंडल में। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3, क्या होता है, ऑक्सीजन का O2 और इसका क्या होता है, O3, यानी समताप मंडल के ओजोन परत है, ओजोन परत में क्या हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा, ओजोन परत के अंदर छिद्र हो जाएगा। अब ओजोन परत में छेद होगा तो क्या होगा, यानी कई तरह का दुष्प्रभाव है वह सामना होगा। ओजोन परत, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, स्किन के कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहेगी, और जो जलाशय हैं वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अब इसके अंदर भी कई हुए या कई चीजें हुए एवं कई प्रकार का रोग हुआ है, जी ये इसके कारण ही होता है जी, यानी मरकरी, मिनीमाटा, मिनीमाटा, कैडमियम, इटाई, 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 ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये रोग है वो किसके कारण होता है, यानी CFC को जलाने से ही ये सारे रोग होते हैं। कौन कौन से, कैडमियम से इटाई, इटाई रोग है, मिनीमाता रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ना बहुत सी बीमारियों का समूह, क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सी बीमारियों का समूह। अब अन्य निस्तारण करना जरूरी है कि ये पॉलीथीन है, अपशिष्ट है, जो पशुओं है बने मांगू के करा प्रबंधन करांगा। अब प्रबंधन करने की भी कई सारी विधियां हैं, जहाँ कंपोस्टिंग विधि है, वर्मिंग कंपोस्टिंग विधि है। कंपोस्टिंग विधि की बात करा तो कंपोस्टिंग विधि है एक प्राकृतिक विधि माने जाए, जंग द्वारा के करा आप खाद तैयार करा, चीजों के करा खाद तैयार करा। उसके बाद में वर्मिंग कंपोस्टिंग विधि बात करा, वर्मिंग कंपोस्टिंग विधि की तो यानी ये केचुए द्वारा तैयार की जाती है। क्या, केचुए द्वारा तैयार की जाती है। केचुए का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसको वर्मी कल्चर बोलते हैं। क्या, वर्मी कल्चर बोलते हैं। केचुए का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है। बात करा केचुए के अंदर, तो केचुए के अंदर 120 खंड हुए। क्या, केचुए की बॉडी के अंदर 120 खंड होते हैं, और जिस वर्ग के अंदर खंड होते हैं, जिस प्राणी के अंदर खंड होते हैं उसको कौन से वर्ग में रखा जाता है, एनेलिडा वर्ग में रखा जाता है। क्या, जिस प्राणी के अंदर खंड होते हैं उसको एनेलिडा वर्ग में रखा जाता है। अब केचुए के अंदर 120 खंड हुए। क्या, केचुए के अंदर, केचुआ वर्मी कल्चर, कौन से वर्ग में रखते हैं, एनेलिडा। एनेलिडा वर्ग में। किसानों का मित्र, किसानों का मित्र, कितने खंड होते हैं, 120 खंड होते हैं। अब बात करा यानी 14 से लेके 18 खंड है, 14 से लेके 18 खंड, यानी 14वां खंड किसको बताता है, मादा को। किसको बताएगा, 14वां खंड मादा को बताता है। 18वां खंड किसको बताता है, नर को बताता है। मादा और नर दोनों है, इसका मतलब ही केचुआ क्या हो गया, द्विलिंगी प्राणी हो गया। क्या हो गया, केचुआ द्विलिंगी प्राणी हो गया। केचुआ
द्विलिंगी प्राणी। अब केंचुए की 3 प्रजातियां हैं। क्या है? केंचुए के अंदर 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब अलग अलग प्रजातियां हैं, कोई 1 मीटर पे पाई जाती है, कोई 2 मीटर के अंदर काम करती है, और कोई 3 मीटर ऊपर भी करती है और 3 मीटर नीचे भी करती है, यानी दोनों साइड में करती है बोथ। यानी केंचुए की प्रजाति कितनी है? 3 प्रजाति है। हेरिटिमा पोस्तुमा ये विश्व के अंदर सर्वाधिक प्रसिद्ध केंचुआ माना जाता है। अब इससे खाद तैयार करते हैं, किसे? केंचुए से। फिर बैंक बाद में गौमूत्र है, बैंक निस्तारण आप क्या करा कि गौमूत्र दूध, वो जो गौमूत्र है वो पवित्र माने जाए हिंदू धर्म के अनुसार। तो बैंक इमल्सीकरण में या फिर डीजल में, जी डीजल के अंदर सीटेन हो है, पेट्रोल के अंदर ऑक्टेन हो है, तो यानी अलग अलग प्रकार को जो पर्स फिनिशिंग है वह करने खातिर गौमूत्र को उपयोग करे जाए। तो अलग अलग निस्तारण की विधि है। चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण करने के लिए एक नियम भी बनाया गया था 2016 के अंदर, जैव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम 2016। अब यह हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड। अब हम देखते हैं जैविक अपशिष्ट। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। सामान्य पशु अपशिष्ट गोबर, मूत्र, नाल, मर्त, यानी मरते भी हैं गौशाला के अंदर, जन्मते भी हैं, पोस्टमार्टम भी करते हैं पशु का। अगर पशु किसी रूम में बीमार हो गया तो उसका क्या करते हैं? पोस्टमार्टम करते हैं। उसका मलबा होता है, उनके वहां पे बिस्तर भी होते हैं, चारा होता है। क्या होता है? चारा भी होता है, अपव्यय दूध भी होता है, यानी दूध निकालते हैं तो दूध क्या होता है? यानी वहां पे विखेरित हो जाता है विस्तृत रूप में, तो वहां पे है ना डेली दूध निकालांगा जब क्या होगा? दूध उस भूमि के अंदर जम जाता है। तो दूध गहरा मर्द पशु और पक्षी बांगो पशुओं को खुर यानी मरा जद बांगो क्या है? खुर भी गड़ जाए, बेटा सींग भी होया पशुओं का आदि का उचित प्रबंधन करना पशु फार्म की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। तो अपशिष्ट को क्या प्रबंधन करांगा वो देखो। प्रभाव। इनसे आक्रामक गंध के साथ वायुमंडलीय हवा प्रभावित होती है। क्या? इसकी आक्रामक गंध से जो अपशिष्ट होता है उसकी आक्रामक गंध से वायुमंडल के अंदर जो हवा होती है वो क्या होती है? प्रभावित होती है। अब वायुमंडल के अंदर अपशिष्ट के निकलेगा, एक CO2 गैस निकलेगी और दूसरी अमोनिया निकलेगी। अब अत्यधिक मात्रा में CO2 बढ़ जाती है तो वातावरण के अंदर क्या हो जाता है? यानी अनेक प्रकार की समस्याएं आती है। बड़ी मात्रा में CO2, बड़ी मात्रा में CO2 अमोनिया NH3 का उत्सर्जन होता है। इनमें ग्रीन हाउस प्रभाव व अम्लीय वर्षा जैसी घटनाएं होती है। अब क्या होगा? पहली वर्षा होगी, पहली वर्षा होगी आपा घर में कई बार सुने होगा बुढ़ा को कि मौसम की पहली वर्षा है जब बारिश के अंदर नाड़ो को नहीं, यानी उसके साथ क्या होता है? HNO3 यानी अम्लीय वर्षा होती है। क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है, जिससे क्या होता है? स्किन रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसको इसलिए अम्लीय वर्षा के अंदर नहाना क्या माना जाता है? अच्छा नहीं माना जाता। अब ग्रीन हाउस प्रभाव में खोज है जोसेफ फूरियर ने 1824 के अंदर करी। कौन सी गैस हो है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के अंदर CO2 गैस हो है मुख्यतः, अमोनिया होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प होता है, सिंथेटिक फ्लोरिनेटेड गैस होती है। यह संक्रामक रोगों को क्या देती है? बढ़ावा देती है। इससे जो संक्रामक रोग है वो बढ़ने की क्या रहती है? संभावना रहती है। अब है उनकी विधियां, यानी इसका प्रबंधन कैसे करते हैं। तो बात करें प्रबंधन की, पहली विधि तो कंपोस्टिंग विधि। क्या है? कंपोस्टिंग विधि जैविक अपघटन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन सी? कंपोस्टिंग विधि। प्राकृतिक एरोबिक प्रक्रिया है। एरोबिक का मतलब है ये एक वायु प्रोसेस है। क्या? एक वायु एरोबिक प्रोसेस है। कौन सी विधि? कंपोस्टिंग विधि। रासायनिक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम NPK। क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये क्या होता है? बढ़ता है। ह्यूमस भी बढ़ता है, यानी इनको बढ़ाएंगे उसके बाद में कंपोस्टिंग खाद तैयार करेंगे। NPK बढ़ता है, नाइट्रोजन भी बढ़ता है, फास्फोरस भी बढ़ता है, पोटेशियम भी बढ़ता है, ह्यूमस भी बढ़ता है। उसके बाद में यानी क्या तैयार की जाती है? कंपोस्टिंग खाद तैयार की जाती है, जिससे क्या होता है? अच्छी पैदावार की फसल तैयार होती है। अब है एकीकृत कंपोस्टिंग और वर्मिंग कंपोस्टिंग। बात करें एकीकृत कंपोस्टिंग और वर्मिंग कंपोस्ट की, तो यह पारंपरिक थर्मोफिलिक खाद एक लंबी प्रक्रिया है।
रोगाणु मुक्त उत्पाद प्रदान करती है। क्या? रोगाणु मुक्त उत्पाद प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में तापमान कितना रखा जाता है? 35 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। कितना? 35 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रखा जाता है। यानी इसका तापमान क्या होता है? फिक्स होता है, ताकि केंचुओं को नुकसान न हो। क्या? ताकि केंचुए को नुकसान न हो। वर्मिंग कंपोस्टिंग केंचुआ द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा? वर्मिंग कंपोस्टिंग खाद केंचुए द्वारा तैयार की जाती है। केंचुए का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे वर्मी कल्चर बोलते हैं। क्या? वर्मी कल्चर बोलते हैं। बात करें, किसानों का मित्र कहा जाता है केंचुए को। क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुआ एक एनेलिडा वर्ग का प्राणी है। क्या है? केंचुआ एक एनेलिडा वर्ग का प्राणी है। बात करें एनेलिडा वर्ग में, तो मैंने बताया था कि ऐसे प्राणी जिसके अंदर खंड होते हैं उसको एनेलिडा वर्ग में रखते हैं। क्या? एनेलिडा वर्ग में रखते हैं। अब जो इसके अंदर केंचुए के अंदर 120 खंड होते हैं। क्या? केंचुए के अंदर 120 खंड होते हैं। 14 से लेकर 18 तक का खंड है वो लिंग को बताता है। 14वां खंड है वो मादा को बताता है और 18वां खंड है वो नर को बताता है। यानी नर व मादा दोनों को बताता है। इसलिए केंचुआ क्या है? एक द्विलिंगी प्राणी है। क्या है? केंचुआ एक द्विलिंगी प्राणी है। द्विलिंगी प्राणी इन जो 14 से लेकर 18 तक के खंड है इसको क्लाइटेलम भी बोलते हैं। क्या? 14 से लेकर 18 तक के खंड को क्लाइटेलम भी बोलते हैं या प्रेरणिका बोलते हैं। किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुए का अध्ययन वर्मिंग कल्चर। केंचुआ एनेलिडा वर्ग का प्राणी। क्या है? केंचुआ एनेलिडा वर्ग का प्राणी है। क्वेश्चन आ सकता है इससे। वर्मिंग कंपोस्टिंग विधि के द्वारा तैयार की जाती है। 18 से लेकर 14 खंड प्रेरणिका क्लाइटेलम कहलाता है। 3 प्रजातियां होती है। क्या? केंचुए के अंदर 3 प्रकार की प्रजातियां होती है, एपेजिक, एंडोजिक और थायोजिक। बात करें एपीजिक की तो 1 मीटर अंदर तक। क्या? 1 मीटर तक अंदर तक, यानी इससे कार्बनिक भी बनता है और मिट्टी या उथल फुथल होता है जिसके द्वारा खाद तैयार की जाती है। बात करें एंडोजिक की, एंडोजिक 3 मीटर अंदर तक क्या करेगा? मिट्टी के अंदर कार्य करेगा। एंडोजिक जो प्राणी है, प्रजाति का जो केंचुआ है वो। उसके बाद डायोजिक जातियां। डायोजिक जातियों की बात करें तो 1 से लेकर 3 मीटर तक, यानी ये दोनों तरफ काम करता है, बोथ साइड में। क्या करता है? बोथ साइड में काम करता है। कौन सी प्रजाति? डायोजिक प्रजाति। बाद में यानी आइसिनिया फोइटिडा ये राजस्थान के अंदर पाया जाता है। कौन सा केंचुआ? आइसिनिया फोइटिडा ये राजस्थान के अंदर पाया जाता है केंचुआ। अब बात करें विश्व के अंदर तो फेरिटिमा पोस्तुमा विश्व के अंदर पाया जाता है। क्या? फेरिटिमा पोस्तुमा विश्व के अंदर पाया जाता है। आइसिनिया फोइटिडा ये कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के अंदर पाया जाता है। मिट्टी की भौतिक एवं जैविक गुणों में क्या करता है? ये सुधार करता है। क्या? यानी मिट्टी की जो भौतिक एवं जैविक गुण है में क्या करे है? सुधार करे। गोबर खाद के प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो भी गोबर खाद है उसको मैनेज करने में केंचुआ अत्यधिक योगदान देता है। खाद की नमी कितनी होती है? कम रखी जाती है। पीएच भी कम। उसके बाद में ताप 35 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। मिट्टी की जल धारण क्षमता में सुधार करता है कौन? केंचुआ। कई जगह देखा जो सेम आवे, सेम क्या ने बोला? भट्टे की भूमि इसी हो जाए जब थोड़ा सा भी पानी है वो के कौन कर सका है, यानी सहन कौन कर सका। पानी क्यों है? पानी को जमाव है वो भूमि के अंदर हुआ कोनी, तो पानी क्यों है कि भूमि ऊपर आना शुरू हो जाए। क्या है? भूमि के अंदर ऊपर आना शुरू हो जाए। मैंने बोले ये सेम की समस्या। तो ये क्या करता है? जल धारण क्षमता क्या करता है? जल धारण क्षमता में सुधार करता है। पौधों की पोषक उपलब्धता में सुधार करता है। यानी अच्छी पैदावार के क्या होते हैं? पौधे तैयार किए जाते हैं। एक है रेड रिंग। रेड रिंग का मतलब है री यानी दोबारा, रिंग यानी वले या चक्रण बोल दो, वले बोल दो, री दोबारा। इसका मतलब है पुण्य चक्रण। क्या? पुण्य चक्रण करना। किसका? अपशिष्टों का पुण्य चक्रण। कई बार क्यों है जहाँ पशुओं की हड्डियां है तो बाहू क्यों है वापिस जागे वे उद्योगां अंदर बांगो अलग प्रोडक्ट बन जाए, या फिर जहाँ दांत है पशुओं तो बांगो अलग प्रोडक्ट बन जाए, गोमूत्र है वो अलग प्रोडक्ट दे। तो यानी रिसाइकिल भी नहीं करना। क्या? पुण्य चक्रण करना। जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक अपने जी घर टूट जाए तो आप करा जो प्लास्टिक खरीदने आवा बंद देवा, बाद में वो प्लास्टिक वापस उद्योगों के अंदर जाता है। वहां से क्या होता है? यानी वापस उनकी फिनिशिंग होके वापस मार्केट के अंदर आता है। इसका मतलब पुण्य चक्रण करना।
एक प्रबंधन के क्यों किया जाए, यानी रेडरिंग विधि द्वारा किया जाता है पुनः चक्रण। कृषि पशु अपशिष्ट जैसे रक्त है, मांस है, पंख है, यानी पंखों से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां तैयार करते हैं। हड्डियों से, हड्डी की प्रोटीन का पुनः चक्रित किया जाता है किससे, रेडरिंग के द्वारा। अब बायोगैस उत्पादन तकनीकी, कौन सी तकनीकी, बायोगैस उत्पादन तकनीकी नवीनीकरण स्रोत है। ये क्या है, एक नवीनीकरण स्रोत है, एलपीजी के रूप में संग्रहित है। बात करें एलपीजी की, तो एलपीजी के अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या मैंने बताया था कि एलपीजी लेते हैं तो क्या होती है, बीपी होती है। बीपी का मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन। क्यों, सिलेंडर के ज्यादा रुपए लगते हैं, एलपीजी यानी 1160 रुपए लगते हैं, तो बीपी होगी। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पूरा नाम पूछे तो क्या बताना है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इनके अंदर क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन है, ब्यूटेन और प्रोपेन, बीपी बीपी। शैवाल की खेती से उपचार। अब शैवाल की खेती में उपचार क्यों कर किया जाए अपशिष्ट को, तो गैर फसल आधारित जैव ईंधन उत्पादन के रूप में उत्कर्ष विकल्प है। क्या एक है, उत्कर्ष विकल्प है, अच्छा विकल्प। इसके बाद में जैविक चिकित्सा अपशिष्ट, यानी जैव चिकित्सा अपशिष्ट मतलब जहाँ सिरिंज हो है, या फिर जहाँ ड्रिप हो है, इंजेक्शन हो है, बात जो चिकित्सा जो हॉस्पिटल है बैठा हूँ वो कचरो निकला है, बैंक अपशिष्ट आपा क्यों कर करा, तो बैंक लिए एक अधिनियम बनाया 2016 के अंदर। क्या, उसके लिए एक अधिनियम बनाया था 2016 के अंदर, कौन सा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016 नियम बनाया गया था, जिससे चिकित्सालय जो कचरा है उसका अपशिष्ट प्रबंधन अच्छी तरीके से किया जा सके। अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 बनाया गया था। गौमूत्र का उपयोग, अब गौ का मूत्र को आपा के यहाँ हिंदू हाँ, तो हिंदू हाँ जब आपा गाय का मूत्र है वो पवित्र माना, छोटी जो बच्चिया होती है उसका मूत्र क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो पवित्र माना जाता है तो उसको घरों के अंदर छिड़काव भी किया जाता है। तो चावलों की खेती में इसका उपयोग होता है। जैविक उर्वरक में किसका उपयोग होता है, गौमूत्र का उपयोग होता है। बात करें फर्श क्लीनर में, यानी फर्श साफ करते हैं। इमल्सिफाइड डीजल के अंदर, डीजल में जो C10 हो है, पेट्रोल के अंदर ऑक्टेन हो है, वह क्या है, उसकी गुणवत्ता की जांच करते हैं। क्या करते हैं, गुणवत्ता की जांच करते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में गौमूत्र का उपयोग होता है, यानी रामदेव बाबा री सुनी होगी कि रामदेव बाबा है वो गौ के जो पंच तत्व हैं उनसे विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि तैयार करते हैं, किससे, गौमूत्र के द्वारा। पंच तत्व है आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोगी है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग मैंने बताया था, जमीन की उर्वरता क्या करता है, नष्ट करता है। पानी में घातक रसायन छोड़ता है। क्या, पानी के अंदर घातक रसायन छोड़ता है, जैसे कैडमियम, इससे क्या होता है, इटाई रोग होता है। किससे, कैडमियम से इटाई रोग होता है। और कौन सा, मिनीमाता रोग होता है पारे से, HG से मिनीमाता, और आर्सेनिक से ब्लैक फुट सिंड्रोम। क्या होता है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट सिंड्रोम रोग होता है। एक जो नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको नाइट्राइट ऑक्साइड बोलते हैं, उससे क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। NO3 से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम NO3 से। पशु के आमाशय में फंसने से गौवंश की मृत्यु होती है। क्या, प्लास्टिक, CH3, CH2 पॉलीथीन। अब पॉलीथीन को जलाते हैं तो कौन सी, CFC बनती है। क्या, CFC बनती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे O3 परत को नुकसान होता है। क्या, O3 परत को नुकसान होता है, ओजोन परत को नुकसान होता है। जुगाली करने वाले जानवरों में यानी क्या होता है, रुमेन होता है। तो जुगाली करने वाले जानवर यानी जो जुगाली निकालते हैं, एक बार क्या होता है, गाय भैंस होती है वो क्या करती है, एक बार में खाना है वो क्या करती है, स्टोर करती है। उसके बाद में धीरे धीरे आराम से वापिस लेकर आती है मुंह के अंदर, फिर चबा चबा कर वापिस क्या करती है, पचाती है। तो जुगाली करने वाले जानवरों को रुमेंटस पशु बोलते हैं। तो रुमेन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। क्या, प्लास्टिक की थैलियां अगर पशु ने खा ली, गाय ने खा ली, तो उसके अंदर क्या है, रुमेन इन्फेक्शन होता है, जिससे पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, रुमेन इन्फेक्शन से पशु की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये पॉलीथीन है, ये
क्या नहीं कर पाता, पचा नहीं पाता। रुमेन इन्फेक्शन, इसको नॉन पेनिट्रेटिंग फॉरेन बॉडी सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम का मतलब वो है रोगांगों समूह, क्या रोगों को समूह को क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। अब क्या है, गौशाला के अंदर सल्फर भी निकला है, नाइट्रोजन भी निकला है और कार्बन भी निकला है। क्या गौशाला के अंदर सल्फर भी निकला है, सल्फर, नाइट्रोजन भी निकला है, और क्या निकला है, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है। क्या ऑक्सीजन। अब आऊं अलग अलग है, या एस हूं H2SO4, H2SO4। अब H2SO4 को क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा बोलते हैं, अम्लों का राजा। सल्फर, सल्फर निकलता है, सल्फर से H2SO4 बनता है। क्या सल्फर से H2SO4 बनता है, और नाइट्रोजन से HNO3 बनता है, HNO3 इससे बनता है, नाइट्रोजन से HNO3 बनता है। इससे भी क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। और ऑक्सीजन से क्या बनता है, H2CO3, ऑक्सीजन से क्या बनता है, H2CO3 ऑक्सीजन बनता है। सल्फर से मैंने बताया, सल्फर से क्या बनता है, सल्फर से H2SO4, जिसको अम्लों का राजा बोलते हैं। क्या एक सबसे खतरनाक क्या होता है, अम्ल होता है H2SO4, जो बैटरियां होती है उसके अंदर डाला जाता है। क्या बैटरियों के अंदर डाला जाता है, किसको, H2SO4 को, सल्फर। उसके बाद में यह जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है, यानी गौशाला से कौन कौन सी गैस निकली, सल्फर निकली, नाइट्रोजन निकली और ऑक्सीजन। सल्फर से H2SO4 बनता है, और नाइट्रोजन से क्या बनता है, HNO3 बनता है। क्या नाइट्रोजन से HNO3 बनता है, और ऑक्सीजन से क्या बनता है, ऑक्सीजन से H2CO3 बनता है। इससे क्या होता है, यानी अम्ल वर्षा होती है। इन तीनों से क्या होती है, H2CO3, H2SO4, HNO3, इनसे क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होती है। यह आपको ध्यान में रखना। यह हमारा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है, एक दो बार रिवाइज करोगे, फिर हम इनका क्वेश्चन लेके आएंगे टॉपिक वाइज, कि कौन से एग्जाम के अंदर किस इस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, उसका एक एक करके हमें टॉपिक वाइज क्या करेंगे, बिल्कुल पीछे से जो आए हुए हैं इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन संभावित बन सकते हैं, उसके बारे में हमें हर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय श्री राम।